तो गाइस पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन कर लिया था और एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमने समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से पास होंगी तो क्या होगा, उन पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर सरफेस, और उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल जी जान लगा करके हम लोगों ने पढ़ाया था तुम्हें कल, है ना। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, फिर भी हम लोग पंखे के नीचे बैठ करके सब भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ क्या था, किसे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। इसके सफिक्स में चरणों में क्या लिखना पड़ेगा? ई। ई जब हम लिख लेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप लोगों ने फ्लक्स को कैलकुलेट भी करा था, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ हमने देखा था। अब जब फ्लक्स यूनिफॉर्म सरफेस में होगा तब तो आराम से आप ई डॉट ई लगा के ई ए कॉस थीटा आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होगा तो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? बिल्कुल ऐसे ही समझो आप कि जैसे कि वाटर फ्लो हो रहा है किसी पाइप से, तो जब वाटर फ्लो होगा किसी पाइप से उसे मानो आप इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एक वेक्टर। पर्टिकुलर पानी एक पाइप से दूसरी पाइप में इधर उधर उधर, उसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी जाने के लिए। लेकिन जैसे आप उसको टैप खोल करके किसी बाल्टी में भरोगे तो आपके पास सिर्फ क्या मिलेगा? एक अमाउंट वाटर का। तब आप ये नहीं कह सकते कि पानी की भरी हुई बाल्टी में पानी इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। आपने क्या कर दिया? सारे पानी को क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया। तो अब आप समझ पा रहे हैं फ्लक्स मतलब क्या है? इज अ मैग्नीट्यूड ओनली। ये सिर्फ एक वैल्यू है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जमा करा, और जब आपने जमा करा आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं भी ले जाओ। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास जमा है, स्टोर है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? गॉस थ्योरम से। वो क्या कहता है कि किसी बॉडी के अंदर जितना इनक्लोज चार्ज होगा। ओके, एक बार पॉज कीजिए, मिनट टाइम है उसमें भी 10 मिनट हो गए। तो गाइज, तो अब देखो, अब नॉन यूनिफॉर्म अगर सरफेस होगा तो वी हैव नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे? सपोज यू हैव अ चार्ज इज अ पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिवली पॉजिटिवली अरे आउटवर्ड और रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। आउटवर्ड। अब पॉजिटिवली आउटवर्ड, सो देन यू मेक अ रीजन इन दैट प्लेस। ये वाला जो रेड रीजन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक। एक रीजन मतलब सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे सरफेस में अब आप यहां देखिए ये किसकी डायरेक्शन है? ई। ये किसकी डायरेक्शन है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन अब आपके पास यहां पे जो एंगल होगा थीटा, ये एंगल किसके बीच का एंगल है? यस, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। आपका एरिया जो होगा, और एरिया हमेशा कैसा होना चाहिए? एरिया जो वेक्टर होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब देखो यहां से आप यहां पे छोटा सा रीजन ले लीजिए। ये आपने रीजन लिया, एक रीजन यहां ले लिया, तो आप ऐसे स्मॉल रीजन को एक वैल्यू नाम दे दो डीएस। क्या नाम दोगे आप इसको? डीएस। इसको भी आप क्या नाम देंगे? डीएस देंगे। इसको भी क्या नाम देंगे? डीएस। यहाँ पे भी क्या नाम देंगे? डीएस। अब आपने बहुत छोटे 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 वहां पे अलग अलग रीजन ले लिए, और जब रीजन लिए तो आपको इस सरफेस के साथ एक क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल क्या बनाना पड़ेगा? एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा। और जो ये एरिया वेक्टर होगा और ई होगा उनके बीच के एंगल को क्या बोलेगा आप? थीटा। यहां पर भी इसके ठीक नॉर्मल एक वेक्टर बना लो, एरिया वेक्टर। इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। यहां पर भी एक नॉर्मल वेक्टर आप बना सकते हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। यहां पर भी एक नॉर्मल वेक्टर आप बना सकते हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। अब आपने देखे कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास क्या बन रहे हैं? बहुत छोटे 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 अलग अलग रीजन मिल रहे हैं।
तो आपको जब नेट फ्लक्स बोला जाएगा तो नेट फ्लक्स किसका प्रोडक्ट आएगा, इस रीजन का, इस रीजन का, इस रीजन के फ्लक्स के बराबर होगा, जिसको आप लिखेंगे फाई नेट किसके बराबर आएगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन जब आप इन सब को करोगे, सम करोगे, तो आपको लगाना पड़ेगा यहां पर, ये तो है यूनिफॉर्म सरफेस के लिए, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ई डी एस कॉस थीटा, और ये कौन सी रीजन के लिए, एस वन फर्स्ट रीजन के लिए, प्लस इंटीग्रेशन एस टू रीजन के लिए ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा आपका अलग अलग हो सकता है आपका थीटा सिमिलर हो, लेकिन आपका ds रीजन अलग हो सकता है, एंड सो ऑन। क्या ये बात आपके समझ में आई कि जब भी आपका नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होगा तो जो टोटल नेट फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, जो आपके इंडिविजुअल्स फ्लक्स के बराबर होंगे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए। क्लियर हुआ, वेरी नाइस। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं किसी क्लोज सरफेस के लिए, किसके लिए पढ़ते हैं, किसी क्लोज सरफेस के लिए, तो अब आपको इस क्लोज सरफेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज सरफेस कैसी होगी, सपोज आपका पॉइंट जो चार्ज है Q या प्लस Q, वो ये ऐसा है। अब आपको पता है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, आउटवर्ड निकलेंगी, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं आप, हाँ, ऐसे कोई भी वो नहीं है कि ये लेना है। अब आप इसके चारों तरफ एक सरफेस डिजाइन कर दीजिए, कैसा, क्लोज्ड। अब क्लोज सरफेस आपने डिजाइन कराई, ये हो गया क्लोज सरफेस। जब आप क्लोज सरफेस बना देंगे तब यहां पर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज कैसे, ये हो गया ई, इसके ठीक नॉर्मल कौन सा रहेगा, इसके ठीक नॉर्मल यहां पर ए रहेगा, ये कौन सा एंगल रहेगा, थीटा। तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा पाई ऑफ ई, क्लोज इंटीग्रेशन, क्या नाम आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये कब लगेगा, और ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, आपके माइंड में आ जाना चाहिए। फ्लक्स के तीनों फॉर्मूले हैं, पहला किसके लिए, यूनिफॉर्म, दूसरा किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला किसके लिए, क्लोज सरफेस। और जब हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो हम कौन सा सरफेस लेते हैं, क्लोज। तो आप हेडिंग डालिए गॉस थ्योरम। क्या हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, तो गॉस थ्योरम आप लोग लगाना जानते हैं, तो एप्लीकेशन आप डाल दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, क्योंकि हमने गॉस थ्योरम पढ़ लिया है। एप्लीकेशन किसके, गॉस थ्योरम। नंबर पहला जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का वो है इनफाइनाइट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सेकेंड वन इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट, infinite charged plane sheet, and the third one is spherical cell, spherical cell। ठीक, अब याद ध्यान दीजिए, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक लीनियर में, वायर में, तो इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर आएगा। एक प्लेन शीट क्या होगा, प्लेन सरफेस, चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी प्लेन सरफेस में, वहां पर कौन आएगा, ये वाला। क्या था, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जब किसी वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। जब आप किसी इनफाइनाइट चार्ज जो प्लेन शीट होगी उसमें क्या यूज करेंगे, सिग्मा। अब स्फेरिकल सेल है पर सेल में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी सरफेस को ही दिखाएगा, तो वहां पर वॉल्यूम नहीं आएगा, बल्कि तो वहां पर भी सिग्मा ही यूज आएगा। ठीक है, इनके लिए, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे पहले वाले के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू के 2 लैम्डा अपॉन आर, या 2 के लैम्डा अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन
आर। इसके लिए आता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें हमारे पास तीन केस बनेंगे। एक होगा ऑन द सरफेस, इसमें होगा इनसाइड द सरफेस, और एक होगा आउटसाइड सेल के। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं तीनों एप्लीकेशन क्या क्या है। पहला है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दूसरा है इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, और तीसरे हैं स्फेरिकल सेल के ऑन द सरफेस, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है। अब इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इन सरफेसेस के बारे में गॉस थ्योरम के कुछ पॉइंट्स को पहले रिमेंबर्स कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस थ्योरम के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके लिए हमें इनकी मदद मिलेगी इनको सॉल्व करने के लिए। पहला, गॉस थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू फॉर क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑलवेज ट्रू फॉर या ट्रू फॉर क्लोज्ड सरफेस। ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। दूसरा, कहीं पर भी कोई भी चार्ज होगा इनसाइड किसी बॉडी के अंदर, तो वहां पर जो टोटल चार्ज होगा, जो फ्लक्स होगा, वो किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज के सम के साथ आएगा। जैसे कि गॉस थ्योरम का मेरे को वो बताओ स्टेटमेंट, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्यू इनक्लोज्ड होगा वो किसके बराबर आएगा? सम ऑफ ऑल चार्जेस। क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इनसाइड चार्जेस। इनसाइड चार्जेस। तो अब सपोज कैसे, ये बॉडी है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बॉडी का? 3। अगर एक बॉडी है, यहाँ पर -3 क्यू है, यहाँ पर +4 क्यू है, और यहाँ पर 6 क्यू है प्लस का, यहाँ पर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू क्यों होगा? 6 क्यू है, 4 क्यू है प्लस का, और -3 क्यू है। यस, कितना? 7 क्यू। बॉडी की अब माइनस में पॉजिटिव है नेगेटिव है, सम हो जाएगा टोटल। तो जो इनक्लोज हम लिख रहे हैं गॉस थ्योरम में, वो क्यू इनक्लोज क्या है? सम ऑफ ऑल द चार्जेस। अब एक जेई मेंस का क्वेश्चन देखिए 2024। एक बड़ा सा क्यूब है और उस क्यूब के एक ही एज में क्या रखा हुआ है? चार्ज रखे हुए। और यहाँ पे इनसाइड में भी एक छोटा सा है चार्ज। एक चार्ज यहाँ रखा है, इसी यहाँ पर 6 क्यू। ठीक है, 6 क्यू। ब्लैक वाले को हम ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से यूज कर रहे हैं। एक इसके साथ इनसाइड में है ये छोटा सा बॉक्स। अब देखो इस वाले के पास कितना कितना है? 4 क्यू। इसके पास कितना है? 6 क्यू। आपको निकालना है कि इन दोनों का, ये है क्यूब 1 और ये है क्यूब 2। फाइंड द रेशियो ऑफ C1/C2। C1/C2 के फ्लक्स का φ1/φ2 का रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला होता है कि पहले वाले क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, दूसरे वाले से के लिए से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो φ1 क्या आएगा बताओ?
कितना 4q/, बोलो बेटा बोलो, तुम बोल रहे हो कुछ, कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्यू इनक्लोज्ड छोटे वाले के लिए फॉर्मूला लगा 4q/5 कितना होगा? 6q नहीं होगा, 6q और फिर 4q भी तो उसी के अंदर है, टोटल सम हो जाएगा, कितना बन जाएगा? अपॉन, अब इनका रेशियो निकाल लो, कितना बन जाएगा? 5/1/5/2 इज इक्वल टू 4q/ε0 10q/ε0। 2 2 4, 2 5 10, 2/5, 2/5 is the right answer। है फ्लक्सेस बेसिस में इजी क्वेश्चंस हैं, बन जाएंगे इजी क्वेश्चन। एक और आपका एनसीईआरटी की बुक पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले एक और जो पॉइंट्स है वो तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी गॉस लॉ आप कहीं पे एप्लीकेबल होगा या गॉस थ्योरम होगा तो वहां पर कौन सा सरफेस होगा? गॉसियन सरफेस। तो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होते हैं कहां के सरफेस के लिए? गॉसियन सरफेस के लिए। एक तो है क्लोज सरफेस के लिए, एक है गॉस थ्योरम ऑलवेज या ओबेड फॉर अ गॉसियन सरफेस के लिए। तो ये सेकंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट इज ये गॉसियन सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर गॉसियन सरफेस। गॉस थ्योरम हमेशा गॉसियन सरफेस पे ही लगेगा, क्लियर है? ये ध्यान रखना जो भी एप्लीकेशन हम यूज करेंगे। और गॉसियन सरफेसेस के लिए ये गॉस थ्योरम जहां पर भी लगेगा तो वहां पर हम यूज करेंगे क्या? सिमेट्रिक। कैसे सरफेसेस यूज करते हैं? सिमेट्रिक सरफेसेस, सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए, ठीक है? यूज द गॉस थ्योरम विथ सिमेट्रिकल सरफेसेस। यूज द गॉस थ्योरम, एक ठीक है पॉइंट लिख लीजिए, विथ सिमेट्रिकल सरफेसेस। With symmetrical surfaces to calculate E at a point. E at a point, ठीक है? और गॉस थ्योरम डिपेंड्स ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। गॉस थ्योरम क्या है? डिपेंड्स करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। भले इसके फॉर्मूले में आपको एकदम डायरेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि गॉस थ्योरम हम कूलम्ब्स लॉ की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर क्या होता है? 1/r² फैक्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो है कि अगर आपके पास कभी ऐसा लिख के आ जाए कि E एंड A या सरफेस अलोंग विद E, तो वहां पर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है और एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये आप नोट करके आप बना सकते हैं। सपोज लिखा आ रहा है, एग्जाम में पूछा है भी ये क्वेश्चन कई बार कि व्हाट इज द फ्लक्स व्हेन E अलोंग द सरफेस, और दूसरा आता है E नॉर्मल टू द, यस नॉर्मल टू द सरफेस। तो वहां पर आपको कैलकुलेट करना है फ्लक्स और साथ ही साथ निकालना है एंगल थीटा। दो चीजें निकालनी होती हैं, एक तो थीटा निकालना होता है और एक एंगल फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है। बताइए पहले वाले में क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन के
अगर कहीं पर बोला गया है कि सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे ये, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? किस तरफ होगा अनमोल? परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा एरिया वेक्टर 90 डिग्री। ई और एरिया के साथ बनने वाले एंगल कितना होगा? 90। और अभी आपने पढ़ा था ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया? और कॉस 90 मतलब फ्लक्स कितना होगा? 0। नॉर्मल टू द सरफेस बोला है, ई इधर है और जो सरफेस है वो कैसा है? नॉर्मल, मतलब ये है। अब आपका सरफेस नॉर्मल है, एरिया वेक्टर क्या है, किस तरफ होगा? नॉर्मल होगा। ई और ए के बीच बनने वाला एंगल कितने डिग्री है? 0 डिग्री। ई ए कॉस कितना हो जाएगा? 0, कॉस 0 1। ई ए आंसर आ जाएगा फाई बराबर ई ए, और यहां से ई बराबर आ जाएगा फाई ई अपॉन ए। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई सरफेस ऐसे होंगे तो पढ़ने में तो ये आता है कि अलोंग द सरफेस है, थीटा बच्चे 0 लग लेते हैं, लेकिन उस समय कैसा है? 90। और जब नॉर्मल बोला है तो उस समय थीटा क्या है? 0। इसलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन, ये जो टर्म्स हैं सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए आपको इस कंफ्यूजन से बचा रहा हूं मैं। तो आपको एक और नोट या एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्या क्या, कि सपोज ई आपका सरफेस के साथ किसी एंगल पे हो, किसी भी एंगल पे, मतलब कि 30 डिग्री एंगल पे, और ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताइए मुझे कि यहां पर फ्लक्स कितना होगा? ई ए कॉस कितना होगा? क्या करना पड़ेगा आपको? पहले नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री, 90 में से 30 गया तो, क्योंकि एंगल थीटा किसके बीच का एंगल है? ई और ए के, समझ गए? तो एक जनरल केस बता देता हूं आपको, बहुत बार यूज करते हैं इसको, कि फाई ई बराबर होगा ई ए कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ई ए साइन थीटा। जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस कंपोनेंट को यूज करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आप आ जाइए एप्लीकेशंस में, क्योंकि अब आपके लिए एप्लीकेशन थोड़ा इजी बन जाएंगे। नंबर पहला एप्लीकेशन उठाते हैं। पहला, एक इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर को मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? बताइए। ऐसे पॉजिटिव 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 चार्जेस है, इसकी लेंथ मान लेते हैं हम एल। इसके चारों तरफ हमें एक सरफेस डिजाइन करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्योंकि गॉस थ्योरम कहीं कहां लगती है? हमेशा गॉसियन सरफेस पे लगते हैं। इस गॉसियन सरफेस में हम एक रीजन ले लेते हैं। पहला रीजन ये, फर्स्ट वन, दूसरा रीजन यहां, सेकंड और थर्ड रीजन नीचे, टॉप बॉटम और कर्व। फील्ड की डायरेक्शन इधर, फील्ड की डायरेक्शन इधर, पॉजिटिव है, फील्ड की डायरेक्शन बाहर। लेकिन आपका ये ध्यान रखिए
नॉर्मल, हाँ, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। ये कौन सा एरिया है? डीएस, डीएस, डीएस। यहाँ पे एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, मतलब एंगल कितना बनेगा? 90। यहाँ पर क्या है? ए के डायरेक्शन में होंगे डीएस भी और एरिया वेक्टर भी। यहाँ पर थीटा कितना बनेगा? 0। यहाँ पर कितना बनेगा? यहाँ पे कितना बनेगा? बस हो गया आपका, आपका काम हो गया भाई, खत्म हो गया। क्या करना है? आपने कंसिडर करा, एक वायर लिया पॉजिटिव एल लेंथ का और उसको एक चारों तरफ क्या क्रिएट करा? गॉसियन सरफेस क्रिएट करा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, कंसिडर अ एल लेंथ ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, एंड ऑल क्रिएट अ गॉसियन सरफेस, create a Gaussian surface around it, जिसका नाम आपने क्या लिखा? सिलेंड्रिकल। आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करा है। अब दूसरा स्फेरिकल सरफेस चूज नहीं कर सकते वायर के साथ। बोले क्यों? क्योंकि वायर होगी तो उसके चारों तरफ उसको ढकने के लिए क्या चाहिए? सिलेंडर। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स। अच्छा, नेट फ्लक्स से पहले इसका रेडियस कितना होगा? आर। ये लेंथ कितना है? एल। तो नेट फ्लक्स से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि इसका सरफेस एरिया क्या मिलेगा आपको? सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। अरे बोलो बेटा। यस, 2πr l, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या माना है? आर। इसका होगा 2πr l। इसकी मुझे नीड पड़ेगी अभी, क्यों? रीजन 1, 1, 2 और 3। नेट फ्लक्स किसके रीजन से आएगा? इन तीनों रीजन से आएगा। फाइव बराबर फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। अभी हमने करा था कहीं पर ऐसे ही कि जब भी हमारे पास क्लोज सरफेस होगा तो उसमें ये लगाएंगे और नेट फ्लक्स निकाल देंगे। फाइव वन और फाइव थ्री में कितना है? 0। फाइव टू में कितना है? क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0, 0। ई कांस्टेंट होगा और कॉस 0 1। क्लोज इंटीग्रल डीएस। और आप बताओ, टोटल डीएस, ये पूरा डीएस कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया। ये टोटल पूरा डीएस हो जाएगा ई इंटू 2πr l। इंटीग्रेट कर देंगे उसको। ये टोटल डीएस कितना होगा बेटा? अरे बालक बोल भाई। 2πr l। इंटीग्रेट कर दिया उसको, क्यों करा? कर्व सरफेस एरिया आएगा टोटल इंटीग्रेट करके। अब तुम्हें समझ गया होगा कर्व सरफेस एरिया क्यों लिखा था। अब इधर से एक चीज और बताओ मुझे। फाई, गॉस थ्योरम की मदद से फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया आपका काम। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πr l। और E बराबर क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू बताओ। E इज इक्वल टू, ये 2πr नीचे चल जाएगा, 1/2π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू L। क्या आपको याद है चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ कौन सी डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ कौन है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जब लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको पता है, अब आप देख सकते हैं आपके पास एक रिजल्ट मिल चुका है। E इज इक्वल टू, और यहाँ पे टू टू की मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी और ऊपर भी। इससे क्या मदद हो जाएगी? 1/4π एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। फिर हो जाएगा 2/4π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। दिख रहा है तुम्हें? कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे? कि E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। पिछले कई सालों से मैं बोल रहा हूं आपको, गॉस का जो एप्लीकेशन है वो मतलब ऐसा है कि इसके बिना पेपर में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जिस पेपर में क्वेश्चन नहीं है ना गॉस का, तो मतलब पेपर नहीं माना जाता। फिर कहते हैं कि इस बार पेपर कैसा आया, इजी। और जब ये आता है तो पेपर को बोलते हैं एकदम टफ पेपर, बढ़िया। तो जल्दी से फटाफट हमें दूसरी एप्लीकेशन करना है, और दूसरा एप्लीकेशन बहुत छोटा है, शानदार है, छोटा है। इसमें मैं लिख लूं यहाँ पे, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यस, आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल भाई, जो बोला चमका। बिल्कुल। चलो फिर सेकंड पार्ट में आओ, फटाफट से खत्म करो। आपको अपना चैप्टर खत्म करना है या नहीं करना है? चलो हो गया फिर आपका चैप्टर खत्म। आपने कहा कि होना है तो होना है। इन्फिनिट चार्ज प्लेन शीट, इन्फिनिट चार्ज प्लेन शीट। कोई भी चार्ज प्लेन शीट डिजाइन करो। चार्ज प्लेन शीट में यहाँ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया एक गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ कर दिया। ये गॉसियन सरफेस जो मैं बना रहा हूं, पहले शीट लिया, उस शीट को ढकने के लिए, उसमें एक छोटा सा रीजन निकालने के लिए मैंने क्या यूज कर दिया, उसके चारों तरफ ये गॉसियन सरफेस बना दिया। आप बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में जो गॉसियन सरफेस है उसने कुछ इस तरह से डिजाइन करा हुआ है ना। उसने एक क्यूबॉइड सरफेस लिया है उस पूरी प्लेट को ढकने के लिए। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें कितने रीजन लूं? इसमें एक रीजन आएगा, कौन सा, ये चार्ज है, तो ये चार्ज यहां से एक आएगा फर्स्ट रीजन, फिर आएगा दूसरा, और ये क्या आएगा, तीसरा। एक इधर से जब मैं इस छोटे से पीस को यहां से कट करूंगा ये, तो इधर भी फील्ड की डायरेक्शन बाहर आएगी, इससे फील्ड क्या आएगा, बाहर आएगा। इस फर्स्ट वाले रीजन में यहां पर एक छोटा सा रीजन लेना पड़ेगा डीएस, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यहां पर भी इस डीएस की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये डीएस। एरिया वेक्टर बाहर, एरिया वेक्टर बाहर। एक बीच में जो बनेगा, यहाँ रीजन, यहाँ पे सेकंड रीजन जो आएगा, वो यहाँ जो पार्ट आएगा उसमें फील्ड तो इधर कहीं होगा, लेकिन इस डीएस का एरिया वेक्टर कहां होगा, नॉर्मल। यहां पे कितना होगा, नॉर्मल। थीटा बराबर 9, इसके लिए थीटा बराबर 0, इसके बराबर थीटा बराबर, जहां इसमें कितने रीजन थे, 1 2 3, दो थे 90, एक था 0, इसमें 2 0 एक 90, बस। टोटल फ्लक्स क्या होगा, अच्छा टोटल एरिया क्या होगा, पहले आप नेट एरिया बता देते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा इसका, अरे कोई प्लेट है तो उस प्लेट का सरफेस एरिया क्या लोगे आप, ए। मतलब आप उसके यहाँ पर जो एरिया आएगा उसको आप ए मान सकते हैं, ए। मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा तो एल इंटू बी हो जाएगा, तो आप उसके एरिया को ए मान लो। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस प्लस, जितने रीजन लोगे उतने ही रीजन को सम करना पड़ेगा। फाई वन 0 है, फाई टू भी 0 है। क्लोज इंटीग्रल 1, रीजन नंबर 1, ई डी एस कॉस 0। दूसरा वाला 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल थर्ड रीजन, ई डी एस कॉस, कॉस 0 1। ई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, डीएस, ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डीएस, ई डीएस। डीएस कितना रहा हमने, सरफेस एरिया क्या है, ए।
और फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू ई ए, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्यू अपॉन ए सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्लियर। अब तुम बोल रहे होंगे कि इसको तो करने में थोड़ा टाइम लगा था, इसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ऐसे ही होता है, अब इस वाले में तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा टाइम। थर्ड वाला, बेटा इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है, बिल्कुल पक्का। स्पेरिकल सेल जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो स्पेरिकल सेल के लिए हमारे पास तीन रीजन आते हैं। थर्ड है स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल। तो स्पेरिकल सेल के लिए हमारे पास तीन रीजन क्या क्या हैं। सबसे पहला, फील्ड आउटसाइड द सेल। तो हम एक फर्स्ट रीजन ले लेते हैं, फील्ड आउटसाइड द शेल। क्या आपको सेल बनाना आता है, शेल? आप अपनी बुक में देखिए, एक शेल बना लीजिए ऐसे, लो, और शेल में थोड़ा सा ना ऐसे ये रहेगा ऐसे, सबसे इसमें कमाल की बात यह है कि इस शेल का एक रेडियस होगा, सेंटर ओ से लेकर यहां तक का आर। कितना रेडियस होगा, आर। जब इसमें रेडियस होगा तो आपको पता है इस सेल का क्या होगा, चार्ज होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस है ना, इस सेल पे चार्ज है। क्या चार्ज है, प्लस 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 प्लस। लेकिन जब भी आपको गॉस लॉ लगाना पड़ेगा तो आपको इसका चारों तरफ क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। इसके साथ गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, जरा मुझे बता दोगे? यस। और कहां निकाल रहे हो आप, तो सरफेस भी कहां बनेगा, आउटसाइड बनेगा। लो बना लो, डॉट 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 डॉट। बन गया। जब आपने गॉसियन सरफेस क्रिएट करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा लफड़ा इसी में ही है, समझ ही नहीं आता ये, इसलिए इसको ध्यान से मत देखना, ठीक है? आगे फाड़ फाड़ के देखना इसको। लो, इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान, और ये सरफेस कौन है, गॉसियन। बस हो गया काम, गॉसियन सरफेस। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपके पास इस तरह का सरफेस होगा, उससे निकलने वाले फ्लक्स, इसके लिए पहले आप जो टोटल फ्लक्स निकालोगे, चार्ज इनक्लोज द सरफेस, उसको निकाल सकते हो। चार्ज इस सरफेस से जो इनक्लोज होगा, अगर यहां पर प्लस 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 है तो इसकी चार्ज डेंसिटी को मैं क्या मानूं, सेल के चारों तरफ की डेंसिटी को क्या मानूं, लैम्डा या सिग्मा? शेल, हाँ, सेल पे क्यों चार्ज है, आर, कैपिटल आर वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, हाँ शेल लिया है, लेंथ इनटू एरिया। पर हम यहाँ पे लेंथ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या, जब एरिया आएगा तो फिर एरिया के साथ कौन सा डेंसिटी आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर आएगा द चार्ज ऑन इनक्लोज्ड सरफेस। मैं क्यों निकाल रहा हूं चार्ज, क्योंकि जब मैं बात करता हूं गॉस थ्योरम की, तो वहां पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आता है, इनक्लोज्ड। तो आप पहले इस सरफेस का चार्ज को तो निकालो, चार्ज ऑन इनक्लोज्ड सरफेस
बताओ कितना होगा? क्यू बराबर क्या लिखूं मैं? क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू कौन है? लैम्डा नहीं लगा सकते आप। लैम्डा कब लगता है? सिर्फ जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, लाइन हो, जब आपका एरिया हो, तब क्या लगेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका एरिया क्या होगा? ये जो शेल है, इसका एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो शेल बनेगा, तो शेल कैसे रहेगा? ऐसे 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 पूरा वॉल्यूम क्रिएट करेगा। एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्यों पता चल गया आपको? ये कौन सा क्यू है? इनक्लोज्ड। क्या मैं इतनी बात समझ लूं कि आप लोग यहां तक समझ हो गया? और कैसे हुआ? क्योंकि सिग्मा बराबर होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। इधर गया तो क्यू निकल गया आपका, इनक्लोज सरफेस की। ठीक है, चार्ज इनक्लोज। गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ क्या होता है? फाइव बराबर ई इंटू ए। क्योंकि अगर यहां पर हम कहीं पर भी ई की बात करते हैं, यहां पर इस सरफेस में या यहां पर निकालेंगे ई, तो यहां पर एरिया भी और एरियल वेक्टर भी क्या रहेंगे? दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो ई आ जाएगा ई। अब जब आपका गॉस लॉ लगेगा, ध्यान रखिए यहां पे ये एरिया कौन सा होगा? गॉस लॉ किस सरफेस है? गॉसियन सरफेस का एरिया होगा। ये एरिया कौन सा होगा? गॉसियन सरफेस। मैं पहले कह रहा हूं यहां पर कंफ्यूजन होती है, मैंने पहले ही कंफ्यूजन वाला पार्ट, टफ पार्ट ले लिया। उसके बाद वाला पार्ट क्या है? इनसाइड कितना होता है फील्ड? जीरो। इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है सिमेट्रिक बनेगा, और सिर्फ सिमेट्रिक होगा। कोई भी चार्ज इनसाइड होगा, इनसाइड में चार्ज रहता ही नहीं है, वो आउटसाइड निकल जाता है। तो नेट फील्ड कितना निकल देगा? जीरो। आउटसाइड के लिए क्या है वो निकाल रहा हूं, ऑन द सरफेस के लिए क्या है? पॉइंट चार्ज जैसे आपने निकाला हुआ है। लेकिन यहीं पे टफ है। अब आप इसको क्या लिखेंगे? 4 पाई, रेडियस कौन सा आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर? यस, स्मॉल आर स्क्वायर। बस हो गया काम। ई इंटू ए। अब फाई को क्या लिख सकता हूं मैं? क्यू अपॉन, और क्यू कौन सा होता है? इनक्लोज्ड। और क्यू इनक्लोज्ड आपके पास है। क्या आपने समझा कैसे निकाला तुम्हारे भाई ने? तो बस लगाओ और कैंसिल, एडजस्ट कर दिया, ई आ गया। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब मैं इसी में लगा दूंगा, सारे के सारे दोनों पार्ट इसी में लगा दूंगा। बोलो क्या? मैं बताता हूं। चल इतना क्लियर हो गया कि आउटसाइड में जब भी होगा गॉसियन सरफेस डिजाइन करना है। चलो अब बात करते हैं ऑन द सरफेस की। इस पूरे को, गॉसियन सरफेस को मैं निचोड़ के वापस लाया, कहां पे बना दिया? यहीं पे। बनाओ। इनसाइड से पहले आउटसाइड ऑन द सरफेस बना दो। ये है आपका कैपिटल आर। इसी के ऊपर क्या बना दूं? डॉट 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 करके इसी सेल के ऊपर क्या बना दूं मैं अब? ये गॉसियन सरफेस आ गया। इसका मतलब कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस वाले के लिए क्या बोलूंगा मैं? कैपिटल आर इज लेस देन कैपिटल स्मॉल। और जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर वहीं रख दो, कैपिटल आर से स्मॉल आर क्या हो गया? क्या बचेगा? E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को क्या लिखते हैं हम? क्यू अपॉन ए। और क्यू अपॉन ए क्या है? यस। स्मॉल आर बोलो कैपिटल आर बोलो, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि कोई? थोड़ा सा, अरे नहीं पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोग
थोड़ा सा ना बच्चे हो अभी। लो, क्या आप अब पढ़ा है? कौन सा फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यस। तो इसका मतलब है वो पॉइंट पी यहाँ पे आ गया आपका, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जब भी आप ऑन द सरफेस बात करते हैं, ऑन दिस सरफेस, तो भैया और बहनों, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही हो जाता है। ऑन द सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बराबर हो जाता है। अब आप एक बात और समझ गए होंगे कि आपके भाई साहब ने एक और बात कही कि अगर आर इनसाइड होगा, कौन इनसाइड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है। अगर किसी फील्ड के इनसाइड में निकालेंगे तो बताओ मुझे, अनमोल मियां, अनमोल फारूकी अब्दुल्ला, बताओ क्या करेंगे अब यहां पे सर? चलो वैसे, अब ये है आपका कैपिटल आर। जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कहां आ जाएगा? इनसाइड में आ जाएगा। मैं पहले कह रहा हूं बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अब इनसाइड में आ जाएगा, इसकी रेडियस क्या होगी? स्मॉल आर। ये शेल है, ठीक है, शेल। अब आप लिखेंगे कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। जब भी आपका कैपिटल आर ग्रेटर देन होगा स्मॉल आर के, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर, तो आप उस कंडीशन के लिए क्या कहते हैं? बहुत मतलब इन्फानाइट को डिवाइड करो किसी से भी, क्या होगा? जीरो। और वैसे भी एक और चीज बताऊं कि इनसाइड में टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो। जब इनसाइड होगा तो टोटल इनसाइड में इनक्लोज सरफेस कितना होगा? इनक्लोज चार्ज कितना होगा? जीरो, क्योंकि सारा का सारा चार्ज फैल जाएगा। और जब जीरो होगा तो ई कितना हो जाएगा? खत्म। और इस तरह से आपका चैप्टर एंड। पर एक हम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के साथ साथ एक चीज और समझ लेते हैं। वो क्या? एक न्यूमेरिकल। तो तीनों एप्लीकेशन याद रहेंगी? नहीं रहेंगे तो याद कर लेना, तो याद रखनी पड़ेंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर आपका है बुक का। एक क्यूब को प्लेस्ड करा हुआ है यहाँ पे, जिसकी ऑल साइड इक्वल है। उसके दो सरफेस से ही सिर्फ क्या निकल रहा है? फील्ड निकल सकता है ये वाली सरफेस से। और इसमें ई एक्स गिवन है, अल्फा एक्स की पावर 1/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, सॉरी न्यूटन पर कुलाम। ई वाई इसका जीरो है, ई जेड जीरो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इधर की तरफ का जो वेक्टर है ये है एन आर, इधर की तरफ जो वेक्टर है ये है एन एल। ये क्या है? ए साइड का है, ये है ओरिजिन। इसमें फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स। बताओ कैसे फाइंड करेंगे? कितने रीजन है? पहले रीजन कितने हैं? सॉल्यूशन। नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई एल प्लस फाई। क्लियर हो रहा है? फॉर्मूला क्या लगेगा ऐसे रीजन के लिए? फील्ड भी है, वेक्टर भी है, इंटीग्रेशन ई डी एस, कौन सी रीजन? एल ई डी एस, क्लोज इंटीग्रल लगा लो, सरफेस क्लोज है। और ई डी एस कॉस कितना आएगा? एल के लिए लेंथ, एल इधर है और फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इधर। ई इधर, एनएल इधर, तो दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? यस। एनएल इधर है, ई उधर है, प्लस क्लोज इंटीग्रल आर ई डी एस कॉस कितना होगा? आर इधर है, एन आर, ई भी उधर है।
कितना डिग्री? थीटा बराबर 0 डिग्री। और 0 cos 180 -1 माइनस साइन अंदर, माइनस साइन ई अल्फा एक्स की पावर 1/2 ds इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, प्लस ई बाहर आएगा अल्फा एक्स की पावर 1/2 क्लोज इंटीग्रेशन ds अंदर आ जाएगा। ये है राइट एल लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। ds कितना होगा इस रीजन का? स्क्वायर, ये क्यूब है, ए साइड है इसके, ऑल साइड आर इक्वल, ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करके आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स की पावर 1/2। अच्छा, इसका x कितना आएगा? x आएगा, ये डिस्टेंस भी a है, तो ये आ जाएगा a की पावर इंटू ए स्क्वायर प्लस अल्फा ए की पावर। अच्छा, यहाँ पे x कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक, यस ये है यहां तक a, फिर ये यहां से यहां तक a प्लस ए 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। क्या किसी को दिक्कत यहां तक? सॉल्व कर दो। ए की पावर 1/2, ए की पावर 2, ए की पावर 1/2, ए की पावर 2 कॉमन, अल्फा कॉमन, अल्फा ए की पावर 5/2 अंदर आ जाएगा 1 माइनस का प्लस √2। आप सॉल्व कर दोगे तो इसका फाइनल रिजल्ट बनता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास अल्फा और हाँ ए का वैल्यू भी हो तो रख सकते हैं, ठीक है। इसका टोटल फ्लक्स कितना आएगा? टोटल चार्ज कितना आएगा? क्यू इनक्लोज कितना होगा? गॉस थ्योरम लगा लो। गॉस थ्योरम क्या है? पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा? पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। पाई कितना है? ये रख दोगे यहां पे, तो क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एल्फा एक्स की ए की पावर 5/2 -1 प्लस √2। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? 0.414 और इंटू एप्सिलॉन नॉट कूलम। तो कुछ समझ में आया? अभी तो आपका ये पूरा चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है। अभी कुछ डाउट भी होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही।